Yes, yes. ओके, तो लाल किताब पेंडिंग कर्मा। अब हमने सिर्फ अभी इसमें जो पहला वाला जो क्लास हमने किया था उसके उसमें अंदर हमने बेसिकली दृष्टियां समझी थी। लाल किताब की जो दृष्टि होती हैं, पक्के घर समझे थे, और किस घर की कौन सी जमीन होती है हमने वो समझा था, और किस घर में कौन सा प्लैनेट डेबिलेटेड होता है, कौन सा प्लैनेट मतलब नीच का होता है, कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है। तो हमने बेसिक कुछ एक चीजें की थी, और हमारी जो पहली कम से कम 5 क्लासेस होंगी शुरू की, 5 से 6 क्लास, क्योंकि ग्रामर बहुत बड़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करूं, क्योंकि जब आप डिकोड करें किसी के भी चार्ट को या अपने चार्ट को, तो आपको समझ में आए कि मतलब कैसे कुंडली को डिकोड किया जाए। तो जैसे बहुत अजीबोगरीब ग्रामर है लाल किताब की, और इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे मसनूई प्लैनेट आता है। मसनूई ग्रह ये होता है कि 2 प्लैनेट मिलकर एक तीसरे प्लैनेट को मिला बनाते हैं। जैसे शुक्र और बुध मिलकर सूर्य को बनाते हैं। यानी कि अगर कुंडली में किसी का सूर्य 7वें घर में बैठा है, तो 7वां घर की जब हम बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली में, यानी कि लाल किताब में हर चीज कालपुरुष कुंडली पे आधारित है। तो लाल किताब मान के चलते हैं कि 7वां घर जो है वहां पे लिब्रा साइन और सूर्य वहां पे नीच का है। लाल किताब में हर चीज कालपुरुष कुंडली के ऊपर है, और हर चीज को उन्होंने इतना माइन्यूटली डिस्कस किया है, कालपुरुष कुंडली को इतना डिटेल में किया है कि इतने रूल्स हैं कि हमने जो इससे पहले वाला जो क्लास किया था उसमें मैंने जितना कालपुरुष कुंडली को समझा सकता हूँ मैंने उतना कोशिश किया है कि उसमें मैं उसको जितनी भी कालपुरुष कुंडली की वोकेबलरी है वो मैं डालूं उसके अंदर। तो जितने भी उसमें उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, कौन कहाँ पे है, किसकी कौन सी जमीन है, वहां पे हमने डिस्कस किया था। हमने दृष्टियां डिस्कस की थी। 25% दृष्टि क्या होती है, 50% दृष्टि क्या होती है, 100% दृष्टि क्या होती है, वक्र दृष्टि क्या होती है। हमने एक्सेप्शनल दृष्टियां डिस्कस की थी, शनि की और बुध की। क्योंकि जब हम दृष्टि की बात करते हैं तो ये समवट सिमिलर भी है जैसा वैदिक ज्योतिष का होता है, और कुछ इसके अपने रूल्स भी हैं। क्योंकि दृष्टियों का मतलब होता है दो ग्रहों का आपस में मिलावट, 2 ग्रहों का आपस में मिलना। तो जैसे हमने डिस्कस किया था सांझी दीवार, हमने डिस्कस किया था टक्कर, हमने डिस्कस किया था बुनियाद, ऐसी बहुत सारे चीजें थी जो हमने डिस्कस किया था, और इसकी ग्रामर बहुत वास्ट है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम शुरू की पहली 5 से 6 क्लास ग्रामर पे फोकस करें, ताकि जब हम पेंडिंग कर्मा पे जाएं हर प्लैनेट के, तो हमको ना बेसिक्स हमारे बहुत अच्छे हों, और जब हम पेंडिंग कर्मा कर रहे हो तो हमको ग्रामर में कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि ग्रामर जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। और अगर लाल किताब की ग्रामर अगर अच्छे से करी, जैसे कि अगर बुद्ध के बारे में ही बात किया जाए तो बुद्ध ग्रह पे इतना कुछ है लाल किताब में। जैसे बुद्ध का अंडा, बुद्ध की नाली, ठीक है, बुद्ध का भेद, और तोते की पैती, बहुत सारे मतलब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक प्लैनेट के ऊपर, इतना कुछ है, इतना कुछ है। और एक मसनूई प्लैनेट भी होता है। मसनूई प्लैनेट क्या होता है, और मैं जैसा बता रहा था अभी कि अगर शुक्र और बुध मिलकर एक सूर्य को जन्म देते हैं, यानी एक आर्टिफिशियल सूर्य को बनाते हैं, आर्टिफिशियल सूर्य को बनाते हैं। तो अगर कुंडली में मान लीजिए किसी का ऐसा एक एग्जाम्पल है, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली है, तो उसमें उनकी कुंडली में क्या है कि 5वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं। तो 5वें घर हमको किस किस राशि, कौन सी राशि आती है वहां पे, लियो राशि आती है। अब लियो राशि आती है, सूर्य अपनी ही जड़ राशि में बैठा हुआ है। हमने जड़ राशि भी पढ़ी थी। तो बेसिकली रश्मि जी आपके लिए कुछ नया होगा, जब मगर पहली वाली क्लास की आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको जड़ राशि और जो मैंने टक्कर की बात की है, बुनियाद की, सांझी ठीक दीवार, है, वो पढ़ना पड़ेगा, वो मतलब हाँ देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, जब आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत जी मैंने जी इजी वे में एक्सप्लेन किया है। और जो जी। भी समझ में नहीं आएगा तो वैसे भी हर क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि पहले वाले कुछ टॉपिक्स को मैं रिपीट जरूर करता हूँ, ताकि सबको समझ में आए। सबके साथ ओके सर। कोशिश ये रहती है मेरी।
तो जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में 5वें घर में सूर्य है और उनके चौथे घर में शुक्र और बुध है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5वें घर का सूर्य पद प्राप्ति भी देता है, क्योंकि 5वां घर पद प्राप्ति का है, और चौथे घर में जो शुक्र और बुध है वो एक और सूर्य को जन्म देते हैं चौथे घर में। तो चौथे घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो यानी कि वो जो शुक्र बुध है वो वैदिक ज्योतिष में हम शुक्र बुध ही समझते हैं, मगर एक स्टेप आगे है लाल किताब में। शुक्र बुध को वो कहते हैं कि अगर कहीं पर भी बैठ जाए एक साथ तो ये एक और सूर्य है, एक और सूर्य। तो चौथे घर में वो एक और सूर्य है, और क्योंकि चौथा घर सूर्य के लिए अच्छा होता है इसलिए वहां 2 पावरफुल सूर्य का जन्म हुआ। तो ये बड़ी एक मतलब अनोखी चीज है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बृहस्पति 10वें घर में नीच का होता है, ठीक है। तो बृहस्पति की एक रेमेडी दी जाती है कि जो तांबे के सिक्के होते हैं वो पानी में जल प्रवाह करने को बोले जाते हैं, कि आप उसको 41-43 डेज मतलब जल प्रवाह करें। तो उसका क्यों ऐसा कारण है उसका, मतलब कहीं लिखा नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं, किसी भी किताब में नहीं है वो लाल किताब की, बट उसका कारण क्या है, क्यों? जब हम मसनूई प्लैनेट करेंगे तो मैं आपको वो समझाऊंगा कि क्या चीज है, क्यों वो हम उसको जल प्रवाह कर रहे हैं। और मतलब उसमें भी एक टेक्निक है कि या तो केसर का तिलक लगा के या हल्दी का तिलक लगा के कुछ बृहस्पति की आइटम उस तांबे के सिक्के पे, और वो अगर तांबे का सिक्का अगर वो गवर्नमेंट का है, मतलब उस पर कोई सरकारी मोहर है, तो और भी अच्छा है। अब ऐसा क्यों? बेसिकली हम वहां पे सूर्य को वहां पर वहां से चौथे घर में पहुंचा रहे, क्योंकि जो बृहस्पति होता है वो भी कोई मतलब 2 ग्रहों के मसनूई प्लैनेट से बनता है। तो जब मैं वो आपको समझाऊंगा तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि हम वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है कि बृहस्पति को उठा के और सूर्य को उठा के चौथे घर में पहुंचाया जा रहा है जल की मदद से, जल प्रवाह की जो रेमेडी है उसकी मदद से, क्योंकि सूर्य को वहां से हटाया जा रहा है। और मैं आपको डिकोड करने बताऊंगा कि वहां से क्यों किया हमने, वहां से सूर्य को क्यों उठाया। एक छोटी सी चीज फिर भी बताऊंगा कि कहीं आपको थोड़ा एक आइडिया दूंगा ताकि आप खुद भी सोचे। सूर्य को इसलिए उठाया क्योंकि वो शनि का घर है, और बृहस्पति में कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी छुपी होती है हमेशा। कहीं पर भी होगा तो उसमें सूर्य छुपा होगा हमेशा। तो 10वें घर में सूर्य छुपा हुआ है, तो उस सूर्य को शनि के घर से हटाया जाता है तांबे के सिक्के वाली रेमेडी के थ्रू। तो लगने को ही एक बार को मतलब लगेगा कि टोटका है, मगर हमें रीजनिंग समझनी है ऐसा क्यों किया गया। मोर देन एनीथिंग एल्स, उपाय जानने में अगर हमको थोड़ा साइंटिफिक रीजन भी पता चल जाए, हर जगह शायद हम नहीं समझ पाए क्योंकि बहुत बहुत डिफिकल्ट है। कहीं कहीं जगह हम ये समझ पाना कि ऐसी रेमेडी क्यों है, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे एक हद तक, हम उस तक जाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। और तो जैसा मैंने कहा कि पहले हमारी कुछ क्लासेस जो होंगी, चाहे हमको एक्स्ट्रा ही करनी पड़े 1-2 और, क्योंकि जब हम 9 क्लासेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो 9 क्लास होनी ही होनी है पेंडिंग कर्मा की, क्योंकि 9 प्लैनेट है। और किसी किसी में हमको एक क्लास को 2 बार भी करना पड़ेगा, यानी कि जैसे जुपिटर की क्लास बहुत लंबी होगी, मंगल की क्लास बहुत लंबी होगी, तो उसको शायद हम 2 बार में करें तो वो क्लास और भी ज्यादा लंबी जाएगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ग्रामर जो है बहुत अच्छे से आपको समझाई जाए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा, एक बार कंफर्म करिए मुझे प्लीज। यस सर, दिख रहा है। ओके सर एक क्वेश्चन था कि जैसे ये ग्रामर वगैरह के आपके नोट्स इनफ है या हमें कोई बुक्स भी नहीं नहीं परचेज नहीं करके? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको कुछ नहीं लेना है, कुछ भी बिकॉज वो नहीं। लैंग्वेज भी थोड़ी हिंदी या इंग्लिश तो नहीं है ना, वो थोड़ी उर्दू टाइप में पोएटिक है, तो वो समझ नहीं भी नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना आपको, ओके कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि अगर बुक लेंगे तो फिर कोर्स का फायदा क्या। हाँ जी ठीक क्योंकि है। जितनी भी आप किताबों की बात करेंगे, मेरी कोशिश यही है कि जो उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सब मैं कोर्स में मैंने सम्मिलित की हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी एक चार्ट के समझने के लिए चीजें जरूरी होती हैं, वो मैंने कोशिश किया कि मैं यहाँ पे रखूं जितना भी मैं कर सकता हूँ।
उतना मैंने कोशिश किया है पेंडिंग कर्मा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मेन वही चीज है, पेंडिंग कर्मा निकालना, पेंडिंग कर्मा को डिकोड करना, समझना। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर अप करूं और बहुत इजी वे में करूं। और कहीं पर भी आपको मैंने कोशिश ऐसे की है कि जब मैं प्रेजेंटेशन भी दिखाऊं आपको, तो प्रेजेंटेशन भी ऐसी हो कि उसमें आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो इसमें आप मेरी बहुत मेहनत देखोगे, हर स्लाइड में, हर क्लास में आप देखोगे कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें सिर्फ आप चीजें पढ़ रहे हो। आपको बेसिकली जैसी एक नजर मारोगे तो आपको एकदम से सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर टॉपिक्स है। तो कोशिश मेरी यही है कि हर चीज में एक प्रेजेंटेशन में बनाकर उसके अंदर बहुत सारी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाऊं, उसको ग्राफिकल बनाऊं, तो आपको समझ में आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे 12 घर होते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम पहले 6 घर डिस्कस करें और बाकी के 6 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा रिवाइज करने के लिए, पहली वाली क्लास को भी पढ़ लीजिएगा और आज का जो बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा उसको एक बार और रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। फिर बाकी के 6 क्लास हम बाद में करेंगे, मतलब जो 6 रह जाएंगे 6 घर, उनका बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब फर्स्ट हाउस की हम जब बात करते हैं तो ये सब स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी हैं, जितना भी मैंने राइट हैंड साइड पे बनाया हुआ है ये सब आपके पास है। बस रश्मि जी के पास नहीं है तो उनको वो मिल जाएगा, बाकी ये सब आपके पास है। अब हम जब फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हमको पता है कि वहां पे जो जमीन है वो मंगल की है, क्योंकि वो एरीज राशि वहां पे होती है, मेष राशि वहां पे होती है, तो इसलिए वो मंगल की जमीन है। और यहां पर अब मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ की इस घर का जो मालिक है वो मंगल है, यानी वो इसकी जमीन है। और यहाँ पे जो पक्का घर होता है वो सूर्य को पक्का घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेड होता है। सबको पता है कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो अब ये मंगल की जमीन है, सूर्य का पक्का घर है। फर्स्ट हाउस हमारे जीवन के शुरुआती पहले से 8 साल डिनोट करता है, मतलब एक जातक के, एक जब बच्चा होता है तो उसके पहले से 8 साल तक के जो साल है ना, वो पहले घर को डिनोट करता है। और ये ईस्ट, लाल किताब वास्तु में ये ईस्ट की डायरेक्शन को डिनोट करता है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ये उसको डिनोट करता है। पहला घर जो होता है ये थ्रोन को दिखाता है, हैसियत बोलते हैं तो उसको दिखाता है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में हमारे शरीर में ये फोरहेड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इनकम को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे लोग कहते हैं ना 11th हाउस, ऐसे फर्स्ट हाउस भी जो है हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य का की पक्की जमीन होना और मंगल की, ये मतलब सूर्य का पक्का घर है, मंगल की पक्की जमीन है। एक छोटा सा साइड ट्रैक करके मैं एक चीज बताता हूं। अगर पहले घर में अगर मंगल है, सपोज करो, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक बता रहा हूं और वो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, मगर हम हर टॉपिक को फुल ब्लोन आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल ये बताता हूँ, आपने देखा हो तो मैंने ऊपर लिख रखा है फर्स्ट हाउस, एक लिख रखा है मैंने मसनूई मंगल यानी मार्स नेक, और एक लिख रखा है मसनूई मंगल बद, और वो लिख रखा है मैंने सूर्य और बुध तो होते हैं नेक मंगल, और सूर्य और शनि होते हैं बद मंगल यानी मंगल बद। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर किसी की कुंडली में पहले घर में मंगल है तो उसमें सूर्य और बुध छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सूर्य बुध मिलकर ये दोनों प्लैनेट छुपे हुए हैं तो सूर्य और शनि भी छुपे होंगे, करेक्ट। अब ये डिपेंड करता है कि उस जातक की कुंडली में उसको कौन सा प्लैनेट खराब कर रहा है, किससे उसको मुश्किल आ रही है, कौन से रिलेटिव से उसकी नहीं बन रही है, या उसके जीवन में किस चीज की कमी है, या किस चीज में उसकी स्ट्रगल ज्यादा है।
तो हमको पता चल जाएगा कि उसका मंगल बद है या, और मंगल बद पे तो हमारी पूरी क्लास ही है एक। तो मैं सिर्फ मसनूई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर पहले घर में किसी की कुंडली में मंगल है तो वहां पर या तो सूर्य बुध दोनों छुपे हुए होंगे या सूर्य और सैटर्न छुपे हुए होंगे वहां पे। तो अगर मंगल यानी किसी जातक की उसके अपने भाइयों से नहीं बन रही है या प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लू मिलेगा कि वहां पे सूर्य और शनि छुपा हुआ है, ना कि सूर्य और बुध। अगर वही जातक किसी ऐसी प्रोफेशन में जैसे पुलिस में, आर्मी में, ठीक है, या किसी फायर डिपार्टमेंट में है, ठीक है, या बोले इस केमिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके के इस तरीके के। जी मैं रश्मि बोल रही हूँ सर। ठीक। एक्चुअली मैं देख रही थी मेरी कुंडली में ही मार्स है फर्स्ट हाउस में, तो जिस तरह अच्छा, से आप बोल रहे हैं, हाँ मार्स एंड गुरु है फर्स्ट हाउस में, तो आई ओके। ऑलवेज थिंक दैट इट्स नॉट गुड, बट द वे आप बता रहे हैं तो मैं वही सोच रही थी कि अगर प्रॉपर्टी मैटर्स का इशू है तो सन एंड सैटर्न आप बोल रहे हैं, नहीं तो सन एंड मर्क्यूरी, राइट? अगर मंगल के कारकत्व, सपोज करिए कि मंगल के कारकत्व क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मंगल के कारकत्व क्या होते हैं, जैसे या तो वो शो करता है ब्रदर को, या करता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, या शो करता है हमारे शरीर में ब्लड रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो उसको, ठीक है, या रियल लाइफ में जो ब्लड रिलेटिव होते हैं हमारे, तो एक तो होते हैं हमारे ब्रदर ही होते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारा पराक्रम होता है, हमारा वेलर है। अगर मान लीजिए हमको स्टेज फ्राइट है, हमको स्टेज पे जाने में, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, अगर हमको किसी चीज का डर है, हमको अननोन फियर है, और हमको यानी कि फियर तो फिर भी चलो अलग चीज है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि मंगल इज कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो बहुत हद तक ये मंगल नेक ना होके ये मंगल बद होगा, और वहां पे सूर्य और शनि छुपे हुए होंगे। अब सूर्य और शनि छुपे होंगे, इसका मतलब क्या है कि सूर्य है तो उसको वहीं पे हम समझ रहे हैं कि वो अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया हो सकता है वहां पे वो। अगर उस जातक के पिता से संबंध अच्छे हैं, गवर्नमेंट से उसके जो भी वो काम करते हैं, या उनकी जॉब है, या कोई भी टेंडर आता है उनको मिलता है, या उनकी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब है, तो हमको क्लू मिलेगा कि इनके गवर्नमेंट यानी इनका सूर्य अच्छा है। अब बात रह गई शनि की, तो शनि बेसिकली पहले घर में डेबिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे शनि का उपाय करना होगा। और वैसे भी मैंने बताया कि जब हम मसनूई प्लैनेट को और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम एक एक प्लैनेट की एनर्जी निकाल सकते हैं, किस प्लैनेट में कौन सी किसकी एनर्जी छुपी हुई है, तो हमें किसकी रेमेडी करनी चाहिए। तो अगर ये मंगल नेक होगा रश्मि जी, तो ये होगा सूर्य और बुध का रूप। और पहले घर में अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो कई किताबें, सब में तो नहीं है, वैदिक ज्योतिष में तो पहले घर में मंगल को मांगलिक बोला जाता है। और लेकिन वो अगर किसी और राशि के साथ है, जैसे मेरा मंगल गुरु के साथ है, जी तो वो शायद उसका भी इफेक्ट होता होगा ना, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, अगर अगर कहा जाए कि भाई मंगल बुध के साथ बैठा है, सॉरी जुपिटर के साथ है, या जुपिटर मंगल को देख रहा है, ठीक है, तो ये आ जाता है कि कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक बात होती है कि कैंसिलेशन एक ऑटोमेटिकली परिहार, मतलब बताया कि भाई ये दिख रहा है परिहार, मगर ये जातक को खुद ही पता होगा कि क्या परिहार भगवान ने मुझे वो ब्लेसिंग दी है, क्या वो परिहार वाकई में हो रहा है या नहीं। तो अगर वो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कोई घर या कोई कोई ग्रह खराब हो रहा होगा, तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ठीक है ओके सर, है ना। या सर तो जैसे ये क्वेश्चन है मेरा कि जैसे इनका बैठा है मार्स एंड जुपिटर, और आपने कहा कि मार्स अगर नेक है या बद है, सन हम्म मरकरी है, सन सैटर्न है, बट हम्म उनका जुपिटर भी है, तो हम्म ये 3 प्लैनेट्स का तो फिर हो गया ना कंजंक्शन। करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल हो गया। तो तो सर जैसे अगर इनका सन अच्छा है और सैटर्न में अगर कुछ प्रॉब्लम भी है ऐसे फर्स्ट हाउस में, तो फिर इनको रेमेडी सिर्फ सैटर्न की ही करानी पड़ेगी, बाकी मतलब हम जुपिटर के साथ कंजंक्शन को देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखिए, रेमेडी उस चीज की करनी चाहिए, आइडली उस चीज की करनी चाहिए जिस चीज की जातक को प्रॉब्लम आ रही हो। अब ओके। हो सकता है कि यही कॉम्बिनेशन और लोगों के चार्ट में हो, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे दो जातक हैं, कोई ले लेते हैं, और यही कॉम्बिनेशन है पहले घर में, मंगल ओके। और बृहस्पति वाला। तो ऐसे हम कर लेते हैं, चलो 3 जातक कर लेते हैं। तो एक जातक बोल सकता है कि सर मुझे
मेरे भाई से नहीं बनती है, और इतनी ज्यादा खराब हो रखा है मेरे रिलेशनशिप की, हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। तो हमको साफ पता चल रहा है मंगल खराब है, मंगल बद है, कुछ ना कुछ मंगल की रेमेडी करनी पड़ेगी। अब एक जातक बोलता है कि मेरा मंगल तो ठीक है, मंगल तो मेरा ठीक है, यानी कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो बोलेंगे कि सर मेरा भाइयों से तो ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी नहीं है, मुझे कोई सच मेरे कॉन्फिडेंस को लेके भी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, और आई एम अ वेरी तब आउटगोइंग मुझे पर्सन। खून की कमी है। ओके ओके, तो आप अगर बोल रहे थे ना, हाँ तो तो मुझे मैं वही देख रही थी कि मेरे भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है। और मुझे और कोई हाँ, मेरी शादी में दिक्कत आ रही है, वो पता नहीं क्यों, बट मेरा खून कम है, अगर आप मार्स का पूछ रहे थे ना। जी और जी मेरे फादर के साथ ही रिश्ता बहुत अच्छा था, जब तक वो थे तब तक तो जी जी जी। सूर्य भी अच्छा ही था, तो ये ओके मतलब खून का कमी है मेरे में, तो ओके ये आप देख सकते हैं। और ओके शादी के लिए बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, तो किसी ने मेरे को वही बोला था कि जैसे मार्स जुपिटर के साथ है, तो वो काफी हद तक कैंसिल हो गया है, तो मांगलिक नहीं बोला गया था मुझे कभी भी, ऐसे मतलब हल्का मंगल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने बताया कि मंगल के लिए, जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड में हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी या हीमोग्लोबिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है, तो हमको पता चल रहा है कि देखो, कहीं मैं एनीमे को मेरा सॉरी 6 और 7 के बीच में ही खून रहता है हमेशा, तो शायद ब्लड की डेफिशिएंसी है। जी जी, ओके ओके। अब एक एक कॉम्बिनेशन, जैसे कि इन्होंने पूछा कि यहाँ पे बृहस्पति है, तो बृहस्पति में जो प्लैनेट छुपे रहते हैं वो छुपा रहता है सूर्य और शुक्र। अब हमको पता है कि सूर्य और शुक्र छुपे रहते हैं। अब देखिए थोड़ा एडवांस है, तो ऑब्वियसली हम आने वाली क्लासेस में तो मौसमी प्लैनेट का हमें पूरा एक क्लास करनी है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि मुझे थोड़ा आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर वहां पे बृहस्पति है तो बृहस्पति में कौन छुपा रहता है? सूर्य और वीनस। तो सूर्य पहले घर में तो ठीक है, मगर पहले घर में शुक्र का होना वहां पे, क्योंकि एनर्जी छुपी है, तो शुक्र वहां पे ठीक नहीं है। शुक्र को कहीं ना कहीं हमें शुक्र की रेमेडी करनी पड़ेगी पहले घर में। वहां से हमें कहीं कैसे ना कैसे करके हमें वहां पे शुक्र को कहीं ना कहीं वहां से आजाद करना है या निकालना है, कैसे ना कैसे शुक्र की रेमेडी करनी है हमें वहां पे, क्योंकि शुक्र क्या है? स्पाउस है। शुक्र क्या है? स्पाउस है ना। तो मतलब कि, और शुक्र लग्जरी, मतलब हमारी लग्जरी भी है ओवरऑल हमारी लाइफ में, ठीक है। और मेल मेल जो जातक हैं उनके लिए शुक्र स्पर्म है, ठीक है। तो ऐसे शुक्र को समझा जा सकता है, मेल फीमेल चार्ट में क्वेश्चन आंसर करके समझा जा सकता है कि जातक के जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो बेसिकली हमको वहां पे शुक्र की रेमेडी भी करनी पड़ेगी, मंगल की भी करनी पड़ेगी। जब हम पेंडिंग कर्मा करेंगे तो हमको सब पता चलेगा कि किस घर में किस घर की कौन सी रेमेडी आ रही है, क्योंकि जब वो हम करेंगे उसमें रेमेडी, हम रेमेडियल जब सेक्शन में आएंगे हर प्लैनेट का पेंडिंग कर्मा के लिए, तो हमको पता चलेगा अच्छा ये प्लैनेट की हमको रेमेडी करनी है, और इस सर, प्लैनेट जी हाँ सर, यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस से जी सूर्य और मंगल का पता चला, पर शुक्र का क्यों सर? अच्छा, मसनूई में क्या होता है कि आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो मैंने बोला था कि मैं बहुत मतलब एक्सप्लेन करूंगा मसनूई वाली क्लास में, जिसमें बताया था कि बृहस्पति अगर 10 में हो, तो मैंने बोला था कि अगर बृहस्पति 10वें घर में होगा, ठीक है, अगर बृहस्पति 10वें घर में होगा, यहाँ पे होगा, शनि के घर में होगा, ठीक है, तो बृहस्पति इज इक्वल टू सन एंड वीनस। तो मैंने यहाँ पे ये बोला था कि हम यहाँ से सूर्य को यहाँ से निकाल लेंगे इस घर से। कैसे निकालेंगे? तांबे वाले सिक्के का उपाय करेंगे, वो भी जिसपे गवर्नमेंट वाली कोई अगर मोहर लगी हो तो और भी अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, उसको इस पे लगाएंगे हल्दी का तिलक, उन सब पे हल्दी में या तो उसको कर लेंगे या केसर का तिलक लगाकर उन सबको हम जल प्रवाह कर देंगे। तो यहां से सूर्य और बृहस्पति को हम शिफ्ट कर रहे हैं, चौथे घर में हम पहुंचा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चौथे घर में जनरली कोई भी प्लैनेट बुरा असर नहीं देता अगर हम उसकी रेमेडी कर ले, और हम ये मान के चले कि हमने प्लैनेट को जो है वहां पहुंचा दिया चौथे घर में, यानी माता के घर में पहुंचा दिया। चंद्रमा मतलब माता। तो जब यहां पहुंचा दिया हमने तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी आप देखोगे तो बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, तो यहाँ पर
हम ये मानकर चलते हैं, हम ये ऐसा इमेजिन करते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि भगवान भी जब हम उपाय कर रहे होंगे तो हमें ब्लेस कर रहे होंगे। और लाल किताब ऐसे समझाता है कि देखो हमने जब जल प्रवाह किया तो हम इन दोनों प्लैनेट की आशियों को चौथे घर में पहुंचा रहे हैं। तो सूर्य की आशियां क्या होता है, कॉपर रिलेटेड कोई चीजें होती हैं, यानी तांबे से रिलेटेड कोई चीजें होती हैं। अब यहाँ पे जब शुक्र रह जाएगा ना सुचिस्मिता जी, जब यहाँ पे वीनस रह जाएगा शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र फिर भी बेटर फील करेगा बिकॉज ये शनि का घर है। अब शनि के घर में जुपिटर इसलिए फील अच्छा नहीं, यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहा है, डेबिलेटेड होता है मकर राशि में। और सूर्य इसलिए क्योंकि सूर्य तो उनकी मित्रता है ही नहीं शनि की, तो इसलिए वीनस को हम यहाँ रहने देंगे और जुपिटर और सूर्य को यहाँ से उठा लेंगे। सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया पहले घर में। हमने क्या किया, जब क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके चार्ट में वहां जुपिटर भी है, तो हमें वहां से क्या करना है, हमें ये समझना है कि शुक्र को कैसे निकाला जाए, शुक्र की क्या रेमेडी वहां पे की जाए। क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है वहां पे कहीं ना कहीं जो स्पाउस का भी कारक होता है, मतलब जो शुक्र है, तो हमको दिख रहा है कि हमें यहाँ पे शुक्र की भी रेमेडी करनी चाहिए और मंगल की भी करनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो सर मंगल की क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि उनका ठीक है, सब भाई से भी नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने बस एक खून कम उनको था। खून की प्रॉब्लम हाँ, है, तो मतलब अगर बाकी मतलब सिम्टम्स तो दो तो अच्छे ही हैं। करेक्ट। तो अगर मैं बताता हूँ, सपोज सर आपने वो शुक्र की रेमेडी क्या, वो मैं जैसे बताया आपको मेरी शादी में तकलीफ आ रही है, इसकी वजह से आपने बोला करना पड़ेगा। जी 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 जी। तो अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सोनिया जी ने कि जो यहाँ पर भाई से तो रिलेशन अच्छे है, बट हमको एक क्लू मिला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एनिमिक है ये, ब्लड काउंट या कह लो आरबीसी कम है, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें मंगल की रेमेडी करनी है। तो जो एक सिंपल रेमेडी बताता हूँ मैं, एज एन एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए एक मेल चार्ट की बात करते हैं फिलहाल, इनके चार्ट की फिलहाल बात नहीं करते बिकॉज वो तो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, ठीक है ना। एक मेल चार्ट की बात करते हैं। मान लीजिए मेल चार्ट में यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन है मंगल और बृहस्पति का। अब हमको पता है कि मंगल का हमें यहाँ पे अगर कुछ उपाय देना है, मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं उस जातक को ये कह सकता हूँ कि आप हर मंगलवार को जो है हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पे चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, यानी चांदी का जो वक्र होता है वो आप सिंदूर पहले लगाएं चमेली के तेल में उस प्रतिमा पर, और फिर उसके ऊपर चांदी का वक्र लगाएं। वहां पर बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, या वहां पे सुंदरकांड पढ़ें। और वहां पे जब पढ़ें तो उससे पहले आप जो चमेली का तेल है वो एक दिए में डालकर आप उसको वहां पे प्रज्वलित करें और फिर वहां पे ये करें। और अगर हो सके तो हफ्ते में 2 दिन करें, और अगर वो 7 दिन कर सकते हैं तो बेहतर है, मगर 2 दिन भी करेंगे तो भी चलेगा, जिसमें मंगलवार और शनिवार। और तो उसमें हमने क्या किया, हमने एज सच कोई बहुत मेजर मंगल का दान भी नहीं करा रहे, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ताकि दिमाग में ये रहे कि हम कि मंगल अच्छा है बुरा है तो हम दान करना चाहिए नहीं, क्योंकि लाल किताब में एक बहुत बड़ा एक ये भी कहा जाता है कि अगर प्लैनेट अच्छा है, अच्छे घर में बैठा है, तो हम इसका दान क्यों करें, हम इसका दान नहीं करना चाहिए। तो अगर ये संशय है तो हमें फिर छोटा मोटा उपाय या पूजा का सहारा ले लेना चाहिए जिसमें हमको कोई ज्यादा शक शुबा नहीं हो, तो ये कर सकते हैं। और अगर उसमें वो चाहें तो थोड़ा बहुत जब बूंदी का प्रसाद लेते हैं तो वो जो है वहां पे वो वितरण कर सकते हैं प्रसाद को भोग लगाने के बाद। तो ये उपाय किया जा सकता है, बहुत इजी है मंगल के लिए। तो एक एक प्लैनेट को अगर आप समझेंगे और एक एक घर को समझेंगे तो मतलब इतना डिटेलिंग में जाता है लाल किताब, इतना डिटेलिंग में जाता है कि वैदिक ज्योतिष का जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। आप ये रेमेडीज के नोट्स देंगे, मतलब जैसे आपने उन सबको, ओके ठीक। जी जी जी। तो कुछ लिखना तो नहीं है ना, अगर आप दे रहे हैं नहीं, अगर क्लास हम जब कर रहे हैं चल रही है तो अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहेंगे तो ये तो ऑलवेज गुड कि आप थोड़े अटेंटिव भी रहते हैं अगर आप नोट्स बनाते रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इफ यू आर टोटली रिलायंट ऑन रिकॉर्डिंग एंड पीपीटी, तो हमारे जब खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा, और आप यू विल ऑलवेज बी रिलायंट ऑन रिकॉर्डिंग एंड पीपीटी। खुद के रिकॉर्ड अगर खुद के वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन अगर आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहते हैं इंपॉर्टेंट बातों के, जो जैसे मैंने मसनूई बताया, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मसनूई का आज तक कहीं डिस्कशन नहीं है किसी भी लाल किताब कोर्स में, इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पर ये होगा तो ये नेक होगा ये बद होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कैसा किसका उपाय करना है,
कौन सा प्लैनेट वहां पे छुपा हुआ हो सकता है, किसकी एनर्जी वहां पे हिडन हो सकती है, कैसे करना है। तो इतना डिटेल में कहीं पर भी शायद नहीं बताया जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज बहुत यूनिक है, तो उसको तभी आप नोट बना के तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि ये डिस्कशन जब चलता है तो डिस्कशन में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। जैसे अभी सबने सवाल किया यहाँ पे शुक्र को लेके, बृहस्पति को लेके, कि हमने ये वाला उपाय क्यों किया चांदी के सिक्कों का। तो अब ये चीज भूली जा सकती है, तो इसके नोट्स तुरंत बना लेंगे तो आपको आगे भी कनेक्ट करने में इजी होगा आगे की क्लासेस में। ठीक है, अब हमने डिस्कशन किया कि ये पक्के घर कौन से होते हैं घर, और जो हर 12 जो घर हैं वो किस किस की जमीन है। तो आप देखो हमने पहले घर में लिख रखा है ये मंगल की जमीन है और यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, तो यहाँ पे ये पक्का घर है सूर्य का। ठीक है, यहाँ पर जो प्लैनेट नीच का होता है मैंने लिख नहीं रखा है, बट फिर भी आपको बताता हूँ कि देयर वाज नो स्पेस टू इंक्लूड। तो पहले घर में जो होता है शनि देव नीच के होते हैं। अब शनि देव वहां पे नीच के होते हैं, तो हम जब ऐसा कोई चार्ट आएगा और पहले घर में शनि होगा, अगर जातक खुद बताता है कि मुझे मेरे कार्य में प्रॉब्लम है, या मैं अपने कार्य में अपने बिजनेस में कभी सेटल ही नहीं हो पाया, मेरे हमेशा कार्य में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक रीजन है कि शनि उस कुंडली में एक उपाय मांग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें शनि के उपाय लगने हैं, शनि अच्छा नहीं कार्य कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि शनि पहले घर में हो और जातक आए और बोले कि सर मुझे बेसिकली कार्य को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, एक्चुअल में मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। तो आपका जो शिफ्ट है ना, वो जो माइंड है वो क्या होना हो जाएगा, वो शनि से दूर हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मैं शनि की रेमेडी दूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, ये समझने में नहीं आती कि हम इसको रेमेडी किस प्लैनेट की दें और क्यों दें। और जब तक आप एक होलिस्टिक डिस्कशन नहीं करेंगे अपने क्लाइंट से, तब तक आप कोई भी रेमेडी नहीं दीजिएगा, वरना ऊट पटांग रेमेडी जाएगी और कोई फायदा सामने वाले को हो ना हो वो तो भगवान की इच्छा है। मगर पहले समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है, किस एरिया में है, फिर वो समझने के बाद कोशिश कीजिए कि वो प्लैनेट कहाँ पे बैठा है। क्योंकि जब मैं समझने की बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं उस समझने की पूरी एक्सरसाइज प्रक्रिया को बोलते हैं देश काल पात्र। अगर आपने देश काल पात्र समझ लिया कि ये जातक क्या कार्य कर रहा है, किस एज में है, इसकी परिस्थितियां क्या है, सराउंडिंग्स क्या है इसके आसपास, ठीक है, इसको क्या सपोर्ट मिल रहा है इसके घर से, इसके फ्रेंड से, इसके रिलेटिव से, इसकी स्पाउस से, तो आपको वो देश काल पात्र परिस्थिति पता चल जाती है। फिर आप उपाय तब दे पाते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं और ब्लाइंडली उपाय दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो, मैं मानता हूं कि वो एक अच्छी चीज नहीं है। पूरा समझें और पता लगाएं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब पहले घर में ये तो हुआ डिस्कशन। अगर पहले घर में मंगल है, यानी पहला घर में कोई ना कोई प्लैनेट है, चलो, और हम मानते हैं कि अभी हमने मंगल के अलावा जुपिटर को भी डिस्कस किया था, मान लीजिए पहले घर में कोई प्लैनेट ही नहीं है, तब अगर पहले घर में कोई प्लैनेट नहीं है और यू वांट टू असेस द फर्स्ट हाउस, और आपको करना पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि हर जातक को क्या चाहिए होता है, हर जातक को नेम फेम शोहरत, जो कि हमने लिखा है, थ्रोन चाहिए, हैसियत की बातें जब आदमी करता है, इनकम की बातें करता है, ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी की बात करता है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं 10 में से 8 चार्ट पर पहले हाउस पे नजर मारनी ही पड़ेगी। क्योंकि क्यों मारनी पड़ेगी? क्योंकि जब पहले घर की बात करते हैं तो क्लाइंट खुद ही हिमसेल्फ, मतलब आपके पास वो आया है, तो कहीं ना कहीं पहले घर को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहला घर आपको देखना ही पड़ेगा कि पहले घर में कौन से प्लैनेट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पहला घर खाली हो तो क्या करें? तो जब पहला घर खाली हो तो आप उस कुंडली में देखेंगे कि मंगल कहाँ है, क्योंकि वो मंगल की जमीन है। तो आप मंगल की पोजीशन देखेंगे चार्ट में क्या है, और सूर्य को देखेंगे, सूर्य का पक्का घर, क्योंकि सूर्य का वो पक्का घर है, तो आप सूर्य की पोजीशन देखेंगे। ये दोनों अच्छे घरों में बैठे हैं, बुरे घरों में बैठे हैं, और बुरे घरों में बैठने के बाद कितने पीड़ित हैं, और अगर अच्छे घर में बैठे हैं तो पीड़ित हैं या नहीं है। तो ये जितना भी सब आएगा ना, ये आगे की क्लासेस में जब हम पेंडिंग कर्मा करेंगे और में हम धीरे धीरे ग्रामर को पूरा कवर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे पीड़ित होता है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ पे किस प्लैनेट की रेमेडी की जरूरत होती है। तो ये सब आगे आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और अब यहां पे आप देखिए कि चाहे वैदिक ज्योतिष हो,
चाहे लाल किताब हो। 9वां घर जो होता है वो भाग्य का होता है। और पहले घर के लिए इसको एक टर्म दी गई ग्रामर में, लाल किताब के अंदर एक टर्म दी गई बुनियाद, यानी कि पहले घर के लिए 9वां घर बुनियाद होता है, यानी उसकी फाउंडेशन होती है। क्योंकि अगर किसी का नसीब अच्छा है, भाग्य अच्छा है, तो उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये 9वां घर जो है बेसिकली बुनियाद का नाम दिया गया कि ये पहले घर के लिए बुनियाद है। अगर 9वां घर अच्छा है किसी का, तो मतलब जीवन में स्ट्रगल कम होंगी, परिश्रम कम होगा। और हर घर के लिए कोई ना कोई ग्रह बुनियाद होता है। तो पहले घर के लिए बुनियाद होता है 9वां, और दूसरे घर के लिए कौन सा बुनियाद होता है? सुची जी बताएंगे आप, कौन सा होता है दूसरे घर के लिए बुनियाद? सुची जी? वीनस ना सर? नहीं, घर, नॉट ग्रह, घर यानी हाउस। दूसरे घर के लिए कौन सा ग्रह, कौन सा घर बुनियाद का होता है? सुची जी? कौन सा? हाँ, 10th हाउस। करेक्ट। दूसरे घर के लिए 10th हाउस जो होता है ये बुनियाद होता है, क्योंकि ये 10th हाउस दूसरे घर से 9 घर दूर है। तो दूसरे घर के लिए 10th हाउस जो होता है ये इसकी बुनियाद है। यानी दूसरे घर के लिए 10वां घर लक का घर है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि 9वें घर से समुद्री हवाएं चलती हैं, जो कि 10वें घर की खुश्क हवाओं से टकराती हैं और दूसरे घर के पहाड़ पे जाके टकराकर 4th हाउस पे वो जाके वर्षा करती हैं। तो वो अभी आगे आएगा वो कॉन्सेप्ट। उसमें बेसिकली वो समझाने की कोशिश की है उन्होंने अपने तरीके से कि कैसे 9वां 10वां और दूसरा चौथा घर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वो आगे आएगा, बट अभी उसके साथ उसको कंबाइन नहीं करते, अदरवाइज यू गाइज विल बी कंफ्यूज। तो दूसरे घर के लिए 10वां घर हो गया बुनियाद का। तो तीसरे घर के लिए कौन सा घर बुनियाद का होगा? सोनिया जी आप बताइए, तीसरे घर के लिए कौन सा घर बुनियाद होगा तीसरे घर के लिए? 11। करेक्ट। तीसरे घर के लिए 11th हाउस जो होगा वो बुनियाद का घर होगा। रीजन ऐसा क्यों? क्यों? वहां से 9th है ना। वहां से 9th है, करेक्ट, वहां से 9th है, एब्सोल्युटली राइट। और रश्मि जी आप ट्राई करना चाहेंगे, चौथे घर के लिए बताएंगे कि कौन सा घर होगा बुनियाद का? 12th हाउस नो? 12th हाउस होगा, करेक्ट। ये जो है चौथे घर के लिए ये बुनियाद का कार्य करेगा। और ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि सारी बातें जो मैं अभी डिस्कशन हमने अभी जो हम बुनियाद वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और जितनी भी आप यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन का जो देख रहे हैं, तो ये इससे जस्ट पहली वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था, तो ये सब आपके पास आ जाएगा ये। तो बस मैं जस्ट रिपीट करा रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। अब पहले घर के लिए हमने देख लिया बुनियाद 9वां घर है। अब मुझे सोनिया जी आप बताइए कि पहले घर के लिए धोखे का घर कौन सा होता है? 10th घर सर, सामने लिखा है, मुझे याद तो नहीं है वैसे। हाँ 10th। अच्छा, मेरे को पता है क्योंकि आसान नहीं है सारे रूल्स को याद रखना, इसलिए मैंने Yes. लिखा हुआ है। तो मगर पहले घर के लिए 10वां घर हमेशा धोखे का होता है। तो इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, या हिडन मीनिंग है, वो ये होता है, वो इसलिए होता है कि पहला घर मतलब हम यानी हमारी बॉडी, हमारी सोल, वो पहले घर में होती है। और हमने क्यों जन्म लिया है? वो कर्म करने के लिए लिया है। और कर्म हमको, हमारा जो 10th हाउस होता है ना, वो कर्म कुछ भी हो सकता है। हमारा कर्तव्य माता पिता के लिए, हमारा कर्तव्य हमारे स्पाउस के लिए, हमारा कर्तव्य सोसाइटी के लिए, हमारा कर्तव्य इस नेचर के लिए, प्रकृति के लिए। तो जो बेसिकली ओवरऑल कर्म, और 10th हाउस हमारे वैदिक ज्योतिष में सब जगह इसको बोलते हैं कर्म का स्थान है, मतलब जो हम कार्य करते हैं, हमारा कार्य स्थल है। तो बेसिकली ये हमेशा धोखे का रहता है, कभी ये साथ देता है, कभी नहीं देता है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब जनरली एक जातक की लाइफ में यही रहता है कि कार्य कभी स्टेब्लिश नहीं हो पाता है, और जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो शायद बराबर नहीं रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, सब चलता रहता है। तो सबकी परेशानी मेन 10वां घर है सबका। तो सेल्फ के लिए, हमारी बॉडी के लिए 10वां घर जो है वो क्या है?
धोखे का घर है। ऐसे ही दूसरे के घर के लिए 11th, क्यों? क्योंकि दूसरा घर क्या है? दूसरा घर हम सब बोलते हैं कि धन है, हमारा कुटुंब है, हमारी वाणी है, या हमारी फैमिली का धन है। तो इसके लिए 11th हाउस इसलिए क्योंकि 11th हाउस ओवरऑल गेन है। इसके लिए ओवरऑल जो है, जो गेन की बात है वो 11th हाउस, इसके लिए धोखे का ग्रह है वो, मतलब धोखे का घर है दूसरे घर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर धन है बट गेन नहीं पता है, कभी है तो कभी नहीं है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे धोखा मिलता रहता है और ये आगे आएगा। एक दूसरे से हर 10वां घर धोखे का होता है एक दूसरे के लिए, तो ये भी आगे आएगा बेसिकली। तो अब हमने फर्स्ट हाउस डिस्कस किया, हमने यहाँ पे जड़ राशि है, तो ये शायद रश्मि जी को नहीं पता होगा, तो ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टेबल पे आप देखेंगे तो हमने ये बता रखा है कि जुपिटर की जो राशियां होती हैं वो कालपुरुष कुंडली में 9वें घर में और 12वें घर में होती हैं। तो उसके लिए जुपिटर की जड़ राशि ये है। सूर्य की जो लियो साइन होता है वो 5वें घर में आता है, तो उसके लिए जो जड़ है मतलब रूट वो ये है। चंद्रमा के लिए कर्क राशि 4थे घर में आती है, तो जड़ राशि 4थे घर में पड़ती है। मंगल की जड़ राशि 1 और 8वें घर में पड़ती है, यानी मेष और वृश्चिक राशि। बुध के लिए 3 और 6ठे घर में आती है, यानी कि जेमिनी और वर्गोस जो साइन है। शुक्र के लिए वृषभ राशि और टॉरस यानी कि तुला का जो साइन है वो। शनि के लिए मकर और कुंभ। राहु के लिए पाइसिस यानी 12वां घर में जो कालपुरुष कुंडली की राशि आती है, तो ये जड़ राशि राहु की वहां पे मानी जाती है बेसिकली, और केतु की 6ठे घर में मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घर की। ओके, दूसरा घर जो होता है वो बृहस्पति का पक्का घर है। दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है। ये जो है ये पक्का घर है, और ये जमीन किसकी है? शुक्र की जमीन है ये यहाँ पे। और दूसरा घर लाल किताब वास्तु में नॉर्थ वेस्ट को दिखाता है। दूसरा घर लाल किताब वास्तु में नॉर्थ वेस्ट को बताता है। यानी घर में नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, जो नॉर्थ वेस्ट की जो पोजीशनिंग है वो कैसी है। यानी लाल किताब इतना डीप में भी जाती है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई ऐसी चीज रखी है जो कि बृहस्पति और शुक्र के ऑपोजिट कारकत्व या कह लो कि एक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा घर जो धन का है, जिसको लाल किताब में धर्म का स्थान भी बोलते हैं, धर्म स्थान, तो ये भी इम्पैक्टेड होता है। तो यानी लाल किताब में आप रेमेडियल मेजर पे, एक तो होता है कि दान, एक होता है मंदिर जाना, एक होता है जल प्रवाह करना, एक होता है पूजा पाठ करना, और एक इतना भी डिटेल में चला जाता है कि आप बकायदा वास्तु से भी आप कुछ ना कुछ हेल्प दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। यानी दूसरे घर के प्लैनेट की स्थिति को देख के आप ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में कहीं कोई दिक्कत है, जो कि हमको दिख रहा है सिर्फ दूसरे घर से ही हमको पता चल रहा है। तो हम नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन को पता लगा के जब हम विजिट करने जाते हैं वास्तु में, तो जब हम वहां पे मैप करें और ग्रिडिंग करें तो पता चलेगा कि नॉर्थ वेस्ट में क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। तो वहां पे या तो हम वो चीज हटवा सकते हैं या किसी चीज को एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। अब सोचने की बात है कि दूसरे घर में वृषभ राशि होती है, करेक्ट? वृषभ राशि में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है, मतलब किसको माना जाता है बेसिकली? वीनस। एग्जॉल्टेड होता है चंद्रमा। हाँ सॉरी, एग्जॉल्टेड होता है चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? चावल को, मिल्क प्रोडक्ट को, यानी मिल्क को, आई वुड नॉट से मिल्क प्रोडक्ट, बट हाँ दूध को रिप्रेजेंट करता है, चावल को रिप्रेजेंट करता है, चांदी की चीजों को करता है। तो हम कुछ ना कुछ रेमेडी कर सकते हैं। अगर सेकंड हाउस खराब हो रहा है किसी कारणवश, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा आगे कि वो कैसे खराब होता है, कैसे देखते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपस में ग्रह आपस में मिलते हैं तो मिलावट हो जाती है, कौन से ग्रह से कैसे दृष्टि जाती है तो खराब हो जाता है। तो हम वो भी सब देख सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में आप देख लीजिए, वहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए किसी के नॉर्थ वेस्ट में
शूरैक है, तो शूरैक जो रिप्रेजेंट करेगा वो शनि को रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली शनि को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे शनि की जो एनर्जी है वो सही नहीं होगी, तो हो सकता है जातक को उसके कार्य में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि ये धन का घर है, वेल्थ का है, तो कहीं ना कहीं उसको जो अर्निंग से सेविंग होती है वो उसमें उससे दिक्कत आ रही है। कुटुंब में यानी कि कहीं ना कहीं जो परिवार है उसमें एकाकी ना हो, आपस में घरों में झगड़े बहुत हो रहे हो, तो हमको पता चल सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में कुछ दिक्कत है, क्योंकि शनि वहां पे बैठे हुए हैं दूसरे घर में। और मैं आपको बहुत डिटेल में भी बताऊंगा, मतलब और कितना डिटेल में देख सकते हो वो भी तक मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, ठीक है। मगर मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूं कि आप नॉर्थ वेस्ट को देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या है, और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वो चीजें हटवा के आप वहां पे कोई चंद्रमा की चीज स्टैब्लिश करा सकते हैं। यानी माता के हाथ से आप बोलिए क्लाइंट को कि आप अपनी मदर के हाथ से या मौसी के हाथ से कुछ चावल लीजिए और नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। अब जरूरी नहीं है कोई खुले ही पात्र में रखना है, हो सकता है कोई बोरी के रूप में रख दीजिए, कोई सैक जिसमें थोड़ा सा भर के, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ चावल वाला ही उपाय करना है, हो सकता है हम कुछ और कर लें। हम कह दें कि गंगा जल रख लो वहां पे एक बॉटल में, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत कुछ चीजें, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और ये धर्म स्थान है ना, दूसरा घर लाल किताब में ये धर्म स्थान है, तो यहां पर कोई भी प्लेनेट आता है तो वो धर्मी हो जाता है। तो अगर शनि राहु केतु भी आएंगे तो वो बेसिकली कसम खा के बैठे होते हैं या बुरा नहीं करेंगे, मगर देखिए मेलेफिक प्लेनेट एक मेलेफिक ही होते हैं, अगर वो कसम भी खा के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे जीवन में, तो हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ सकती है। यानी शनि है तो शनि की करनी पड़ सकती है, राहु है तो राहु की करनी पड़ सकती है, केतु है तो केतु की करनी पड़ सकती है। डिस्पाइट द फैक्ट इट इज सेड टू बी कॉल्ड धर्मी प्लैनेट, कि लाल किताब कहती है कि अगर धर्म स्थान के घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है तो वो बुरा नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं है कंप्लीटली। वो शायद एक मेटाफर रूप में समझाया गया है लाल किताब में, एक रूपक के रूप में समझाया गया, मेटाफोरिकली समझाया गया उसको, मगर ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होता, क्योंकि धर्म का घर है, धर्म स्थान का घर है। नौवां घर अगर धर्म है तो याद रखिएगा दूसरा घर धर्म स्थान है, नौवां घर धर्म है, यानी हमारा कर्तव्य धर्म के प्रति, और दूसरा घर है धर्म स्थान। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होता, कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये इट्स लाइफ ग्रेस बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं है, तो चलो यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं है, तो यहाँ पे जो प्लैनेट है मुझे अच्छा ही देगा, तो ये एक अच्छी बात है। बट फिर भी अगर वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है तो हम वो रेमेडी करेंगे जब हम आगे की क्लासेस में करेंगे, और हर प्लैनेट का जब पेंडिंग कर्मा करेंगे तो वहां से भी आप रेमेडी उठा सकते हो, आप अपनी भी खुद की भी रेमेडी बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि यहां से नौवें घर से ठंडे बादल जो होते हैं, वो बेसिकली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो यहाँ से उठती हैं, और 10वें घर की जो खुश्क हवाएं हैं, क्योंकि शनि का घर है ये, तो बेसिकली इसलिए बोला गया कि रेगिस्तानी मरुस्थली जो खुश्क हवाएं हैं यहाँ पे जाके वो मिलेंगी, और मिलने के बाद वो नौवें दूसरा जो घर है यहाँ के पहाड़ से टकराती हैं और वो वर्षा करती है चौथे घर पे। तो एक मेटाफर एक तरीके से समझाया गया है कि अगर किसी की कुंडली में 9वें 10वें दूसरे और चौथे घर में कोई प्लैनेट हो तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को लाल किताब बहुत अच्छा मानती है कि अगर 10वें घर में भी कोई प्लैनेट है, सॉरी 9वें में 10वें में और दूसरे में और चौथे में, तो 9th हाउस 10th हाउस यहां पर, और 2nd हाउस और 4th हाउस तो अगर यहाँ पे प्लैनेट अच्छे हैं तो इस बेसिकली इस पूरे फ्लो को अच्छा मानते हैं कि अच्छा होगा। तो कई बार होता है कि कुंडली में एक आएगा कि सर अगर 10वें में 9वें में तो है
मगर दूसरे में नहीं है। यानी यहाँ से बादल तो उठ रहे हैं और यहाँ की हवा जो हवाएं हैं 10वें घर की, इससे मिल भी रही है ठंडी जो कोल्ड ब्रीज है, मगर दूसरे घर तक जा नहीं रही है। तो क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? यस, वी कैन ट्राई एंड वी विल ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू कि कैसे करें वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है वो। कुछ ना कुछ तो भगवान ने भी कर्म हमारे हाथ में दिया ना, तो करने में तो कोई बुराई नहीं है, कर तो सकते ही हैं। अब देना नहीं देना तो भगवान के हाथ में है, बट कर तो सकते ही हैं। अगर किसी ग्रंथ को लिखा गया है, इस तरीके से बताया गया और हम पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और जीवन में अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो ट्राई किया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमें दिख रहा है, हम ये चाहें कि जीवन में ऐसा हो जो हमने समझा और नहीं हो रहा, तो हम कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक टॉपिक है एक और आने वाली क्लासेस में, किस्मत का ग्रह। तो याद रखिएगा, दूसरे घर में जो भी प्लैनेट होता है वो किस्मत का ग्रह भी कहलाया जाता है, और ये पूरी क्लास है इसके ऊपर हम करेंगे। दूसरे घर में जो भी प्लैनेट आता है वो किस्मत का ग्रह बन जाता है। स्पेशली वर्षफल में दूसरे घर को आप जरूर देखें। जब वर्षफल कुंडली में दूसरे घर में देखें कि कोई प्लैनेट आ रहा है, तो अगर वो पीड़ित नहीं हो रहा तो वो दूसरे घर का जो प्लैनेट है वो उसके लिए किस्मत का ग्रह बन सकता है, उसके लिए वो साल अच्छा हो सकता है। अब यहां पर भी वही लॉजिक, अगर दूसरा घर खाली है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर पहला घर खाली है तो क्या मतलब हुआ, तो कैसे देखें? तो हमें मंगल और सूर्य को देखना है, वो कहाँ बैठे हैं। तो अगर पहला घर खाली है तो हमें पता है मंगल और सूर्य को देखना है, बट अगर दूसरा घर खाली है तो सुची जी फिर हम क्या देखेंगे? इफ शुक्र सेकंड, को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, जुपिटर को देखेंगे। ओके। तो जब अगर दूसरा घर खाली है तो हमको किसको देखना है? फिर हमको देखना है कि उस चार्ट में शुक्र और जुपिटर कहां पे हैं, क्योंकि दूसरे घर को असेस करना पड़ सकता है ना आपको, किसी के भी वेल्थ को समझने के लिए, या दूसरे घर के और जो कारकत्व होते हैं उसको समझने के लिए। तो आपको कोई को आना चाहिए कि अगर दूसरा घर खाली है तो क्या देखें फिर हम। तो यहाँ के फिर हम जो पक्के घर का जो प्लैनेट है और जिसकी वो जमीन है, तो वो देखना है हमको, बृहस्पति और शुक्र को देखना है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि दूसरे घर का प्लैनेट जो होता है वो कहीं ना कहीं 10वें घर से वो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रहता है वो। तो फर्स्ट वाली क्लास में हमने समझाया था, एक दृष्टि मैंने समझाई थी, वो यहां से यहां जाती है, 8th से 2nd में जाती है, यहां पर हो जाती है। तो बेसिकली क्योंकि जब मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि इफ देयर इज एनी प्लैनेट इन 8th हाउस, ठीक है, तो हमको तो वो देखना है, क्योंकि 8वें घर का प्लैनेट जो होता है वो दूसरे घर के प्लैनेट को देखता है। तो बेसिकली जब ये इसको देखेगा तो कुछ ना कुछ, अगर ये आपस में मित्र हैं तो चांसेस हैं कि बुरा उतना ना करें, अगर ये मित्र हैं तो, यानी दूसरे और 8वें घर के। बट अगर मेलिफिक हैं और आपस में शत्रु हैं तो कहीं ना कहीं 8वें घर का प्लैनेट दूसरे घर के प्लैनेट के कारकत्व को खराब कर सकता है। इसलिए हमने लिखा है ऐसा। तो सर अगर एम्प्टी है सेकेंड हाउस और 8th हाउस में प्लैनेट्स हैं तो वो अगर अच्छे हैं तो वो अच्छा इफेक्ट्स देंगे? नहीं, मैं दो बातें हमने मिक्स कर दी। अगर ये एम्प्टी है तो हमको देखना है जुपिटर और वीनस, ठीक है। ओके। बट अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट है, दूसरे घर में कोई प्लैनेट है और करेक्ट। 8th हाउस में भी कोई प्लैनेट है, तो बेसिकली उसको भी देखना है कि वो आपस में फ्रेंडशिप है, ओके। मतलब अपने आपस में फ्रेंडशिप रखते हैं या एनिमिटी रखते हैं, तो वो भी हमको देखना है। और जैसे मेरा क्वेश्चन है कि सेकंड खाली है और 8th में 2 या 3 जो भी प्लैनेट्स हैं, तो वो भी तो देखेंगे ना सेकंड ओके को, ओके तो ओके। वो अच्छा इफेक्ट डालेंगे या बुरा? हाँ, अगर ये आपका क्वेश्चन है कि अगर 2nd हाउस खाली है और 8th हाउस में प्लैनेट है, तो बेसिकली 8th हाउस का प्लैनेट 2nd हाउस को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि
यहाँ पर आपको प्लैनेट चाहिए, जो Okay. यहाँ का प्लैनेट कहेगा कि मैं किसको देखूं, मुझे Okay. कोई ना कोई वहां पे तो चाहिए ना, कि जो कोई मुझे मतलब जिसको वो देखे। तो देखने के लिए जैसे कहते हैं ना आईज होना बहुत जरूरी है, मतलब उधर भी कुछ आईज हो तभी मैं इधर से देखूंगा 8th हाउस से। तो बेसिकली वो यहाँ पे कोई प्लैनेट होना चाहिए। Okay. हाँ, दृष्टि में हमेशा प्लैनेट होना चाहिए होना सामने। चाहिए हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पर उसके गुण तत्व कारकत्व यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे बेसिकली। ये तब पहुंच सकते हैं, ये एक अच्छा सवाल है, ये तब पहुंच सकते हैं। और मैं चाहूंगा इसका सवाल का आंसर सुचि जी दे। सुचि जी कब पहुंच सकते हैं? क्या सर? सोनिया जी ने पूछा अगर दूसरा घर खाली है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा घर खाली है, ओके, जी। और यहाँ पर हमें एक प्लैनेट रखते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं राहु रख लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे राहु है, इधर कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो ये किसी को देख तो पाएगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। मगर अगर ऐसी क्या कंडीशन है कि उस कंडीशन में राहु यहाँ पे देख सकता है, कुछ सोच सकते हो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है? नहीं सर। ओके, वो ये तब देख सकता है अगर 12वीं में। नहीं 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 नहीं, यू आर क्लोज, मगर अगर वर्षफल में या कोई प्लैनेट आ जाएगा ना तो राहु यहाँ पे फिर उसको देखेगा। हाँ जी हाँ जी। अगर वर्षफल में कोई आ गया यहाँ पे, जैसे जुपिटर आ गया, ठीक है, तो या चंद्रमा आ गया या सूर्य आ गया, मान लो सूर्य आ गया, ठीक है, तो जो नेटल चार्ट का राहु है वो वर्षफल वाले इन दोनों प्लैनेट को से अपना दृष्टि संबंध बना लेगा, फिर वो तो वो देखेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सूर्य आ गया, ठीक है, तो सूर्य की राहु से मित्रता है या क्या लगता है आपको, कैसे संबंध होंगे? अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा, सूर्य मीन्स हमारी सोल। सूर्य क्या है? हमारे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, हमारी प्रेस्टीज, हमारा ओवरऑल जिसे बोलते हैं कि समाज में हमारे को किस तरीके से देखा जाता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सूर्य जो है थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उस साल इक्लिप्स हो सकता है, ग्रहण लग सकता है। ऐसे आप इतना भी डीप जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द टाइम, बिकॉज यहाँ लाल किताब में रूल्स बहुत मिलेंगे, बट कितना डीप जा सकते हो ये टोटली हमारे ऊपर है। अभी हमने एक चीज तो इसमें डिस्कस करी ही नहीं, मसनूई वीनस। अब मसनूई वीनस क्या होता है? यानी कि मसनूई का मतलब होता है इंग्लिश में आर्टिफिशियल, मसनूई मतलब आर्टिफिशियल, फैब्रिकेटेड, ठीक है। तो यानी एक आर्टिफिशियल वीनस इज इक्वल टू राहु और केतु। यानी कि मैंने इसलिए लिख रखा है वीनस को यहाँ पे क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो शुक्र का ही होता है, टॉरस साइन है ना वहां पे, तो वो उसी की जमीन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का वीनस है ना दूसरे घर में, तो यहाँ पे राहु केतु की एनर्जी भी छुपी रहेगी उसके अंदर, राहु और केतु की एनर्जी छुपी रहेगी इसके अंदर। तो जब हम आगे पढ़ेंगे ना राहु केतु मेरे चार्ट में है। ओके ओके, पर शनि के साथ है। अच्छा, ओके ओके। और आप जो बता रहे थे 8 ना, तो 8 में मून है, तो मैं वही देख रही थी। आप बोल रहे थे राहु के ऊपर दृष्टि कैसे होगी, तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि सैटर्न की मून पे कैसे दृष्टि होगी या वीनस की मून पे कैसी दृष्टि होगी। ओके ओके ओके। तो बेसिकली क्या होगा मैं आपको बताता हूँ रश्मि जी, एक चीज है आपको नहीं पता, अब जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे पहले वाली और पीपीटी देखेंगे, तो 8वें घर का जो प्लैनेट होता है ना वो दूसरे घर को के प्लैनेट को देखता है, बट लाल किताब ये कहती है कि दूसरे घर का 8वें घर को नहीं देखता है। दूसरे घर का ना 8वें घर को नहीं देखता है। ये ऐसे ऐसे दिस इज क्रॉस, दिस इज नॉट पॉसिबल इन लाल किताब। दूसरे घर छठा घर को देखता है ना, दूसरा घर छठे को देख सकता है। तो बेसिकली आपके चार्ट में क्या हो रहा है कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो देख रहा है वहां पे बैठे शनि को। जो चंद्रमा यहाँ पे है ना वो देख रहा है बेसिकली, ये जो चंद्रमा है यहाँ पे बैठे वो शनि को देख रहा है। तो वो वीनस को भी देखता होगा ना, क्योंकि वीनस हाँ भी बैठा हुआ है। हाँ वीनस को भी देखेगा, शनि को भी देखेगा। तो बेसिकली क्या है
ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब हमारा मन, हमारा मन, हम कितने, मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे मन की जो चंचलता बोलते हैं, हमारा कितना ठहराव है, हमारा जैसे टोटल और टोटैलिटी में बोले तो हमारे मन की स्थिरता को दिखाता है। ठीक है, अगर चंद्रमा भी शनि को देखेगा, अब शनि क्या है, हमारा कार्य है। ठीक है, शनि बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। शनि क्या है, लेथार्जी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिले है, एवरीथिंग। और वैसे भी ये दोनों आपस में फ्रेंड तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि मतलब बेसिकली अच्छी नहीं हो सकती है। देयर इज अ चांस, और देयर इज अ चांस ऑल्सो ये दृष्टि बुरी भी ना हो, क्योंकि लाल किताब में हर चीज दो तरीके से बताई गई है कि या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। अच्छी या बुरी कैसे होगी, जब क्लाइंट बताएगा खुद, या क्लाइंट को खुद रियलाइज होगा कि मेरी जो बेसिकली जब आपने जो एग्जाम्पल दिया मंगल का, तो उसमें पता चला कि हाँ, मंगल कहीं कुछ नेक भी दिख रहा है क्योंकि ब्रदर से रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं मंगल खराब भी हो रहा है क्योंकि एनिमिक है आप यानी कि ब्लड की कमी है शरीर में। ऐसे ही आपको हमको क्लाइंट से पूछना होता है कि क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है। तो हमको पता चलता है कि अच्छा, ये जो शनि है अच्छा बैठा हुआ है दूसरे घर में, वेल्थ दे रहा है, अपने मित्र के साथ बैठा है शुक्र के साथ, तो ये एक वेल्थ गिविंग वैसे भी कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन पैसा दे रहा हो, कुटुंब में अच्छा एक बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप अच्छे हो, तो बेसिकली ये है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पे जो चंद्रमा है, क्योंकि हम कालपुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हम वी कांट इग्नोर किया, चंद्रमा जो है डेबिलिटेड है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी राशि होगी 8 सोनिया जी? 8 यस, वृश्चिक राशि होगी। तो यहाँ पे जो वृश्चिक राशि है, तो ये चंद्रमा नीच का है। अब चंद्रमा नीच का है, इसका मतलब कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा वियर्ड है बट अच्छा लगेगा आपको। अब मान लीजिए ये चार्ट किसी का, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है बट समझ में आएगा, क्योंकि मसनूई प्लैनेट आज मैं समझा रहा हूँ आपको एक एज अ ट्रेलर। यहाँ पे चंद्रमा हमको पता है नीच है, ठीक है। अब मसनूई चंद्रमा सूर्य और जुपिटर भी होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का ना सूर्य है एंड जुपिटर भी है, तो सूर्य और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को भी चंद्रमा मतलब मसनूई चंद्रमा माना जाता है। तो हमको जब दिखा कि 7वें घर में सूर्य और जुपिटर है, तो लाल किताब में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि डेबिलिटेड है। यहाँ पे कौन सी राशि आएगी 7वें घर में? लिब्रा। तो लिब्रा में वैसे भी सूर्य क्या हुआ, नीच का हो गया, और जुपिटर को भी नहीं अच्छा माना जाता। तो एक बार को जुपिटर चलो भले ही अच्छा हो, बट सूर्य खराब हो गया, और ये मसनूई दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मिला के क्या हो गया, इसको मिला के हम बोल सकते हैं मून है। तो हमको पता चला यहाँ पे चंद्रमा जो है 2 बार पीड़ित हो रहा है। एक तो खुद नेटल चार्ट में है ही, और दूसरा नेटल चार्ट में जो मसनूई चंद्रमा है वो भी पीड़ित हो रहा है, जो कि मैंने